नमस्कार साथियों। आज मूल अधिकार की सीरीज में जानेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 12 से हमने स्टार्ट किया था मूल अधिकार की श्रृंखला। उससे पहले हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, उसके पहले अधिकार के बारे में पढ़ा था। अधिकार क्या होता है, क्यों जरूरी है, मौलिक अधिकार क्या होता है, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, महान न्यायवादी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 क्या है। पहले जानते हैं क्या ये केवल नागरिकों को प्राप्त है या फिर नागरिक और व्यक्ति यानी कि विदेशियों को भी प्राप्त है। तो कौन से अधिकार हैं संविधान में मूल अधिकार जो केवल नागरिक को प्राप्त है? तो आर्टिकल 15, ये याद रखना, पीटी में पूछा जाता है। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है, और बाकी इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति और विदेशी को भी प्राप्त है। विदेशी मतलब जो मित्र देश है हमारे, फ्रेंडशिप जिससे बेहतर है, फ्रेंड रिलेशन है उसके साथ, ना कि जो शत्रु देश है उनके साथ। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिक को प्राप्त है। तो मतलब सीधा सा है कि आर्टिकल 29 और 30 केवल नागरिकों के प्राप्त है, भारत के नागरिकों को, सिटीजन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 29 शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। किसकी शिक्षा संबंधी? अल्पसंख्यक की। हमारे देश में जो अलग अलग धर्मों के और अलग अलग भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या नाम मात्र है, उनको ये अधिकार दिया गया है, ना कि बहुसंख्यक। बहुसंख्यक जैसे कि इंडिया में हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है। यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह में हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, तो उनको ये राइट नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 29(1) में अल्पसंख्यक की बात नहीं कही गई है, सीधा सी बात है। इसमें आर्टिकल 29 जो है संविधान का अनुच्छेद 29, इसमें माइनॉरिटी के बात नहीं कही गई। इसमें सीधा सा लिखा गया है स्पष्ट शब्दों में कि भारत के किसी भी भाग में, किसी भी भाग मतलब यूटी, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य भाग में रहने वाले नागरिक के किसी भी अनुभाग, नागरिक के किसी भी सेक्शन, जैसे नागरिक में बहुत सारा अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं, तो उसके किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को प्रिजर्व करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति जैसे कि भाषा के आधार पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अल्पसंख्यक होता है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक की बात नहीं कही है, लेकिन इनडायरेक्टली बात अल्पसंख्यक की हो रही है। अल्पसंख्यक जैसे हिंदू तो मेजोरिटी है, तो उसकी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कल्चर रहेगा ही। जब तक हिंदुओं की संख्या अधिक है तो उसका कल्चर क्या खतरे में नहीं। कल्चर, हिंदूज का कल्चर खतरे में इसलिए क्योंकि ये तुलना किया जा रहा है वेस्टर्न कल्चर से, तो ये है एक बात अलग। लेकिन अन्य जो हमारे देश में अलग कल्चर के लोग रहते हैं उनसे इनकी खतरा नहीं, क्योंकि ये मेजॉरिटी है। तो इसमें कहा गया है 29 में कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट लिपि, अपने कल्चर को प्रिजर्व, बचा कर रखने का अधिकार है। 29 में कल्चरल राइट दिया गया है। क्या इसमें अल्पसंख्यक की बात है? कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, स्पष्ट कर दिया, क्लेरिफाई कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान के 29 क्लाउज 1 में कहा गया है नागरिक के किसी भी अनुभाग में, इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों शामिल है, ना कि केवल अल्पसंख्यक। मतलब कि बहुसंख्यक भी अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे 30 में पढ़ेंगे कि अल्पसंख्यक को एक विशेष राइट दिया गया है शिक्षण संस्थान खोलने का। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक अपने भाषा के आधार पर आंदोलन भी कर सकते हैं, यदि उनकी भाषा खतरे में है तो उसके प्रोटेक्शन में। 29 क्लाउज 2 में क्या कहा गया है? 29(1) में कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले सभी नागरिकों को, नागरिक के किसी भी अनुभाग सेक्शन को अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है। कल्चर, संस्कृति में कुरीति शामिल नहीं है ना। कल्चर जैसे कल्चर तो सती प्रथा भी था कल्चर पहले, तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं। संस्कृति वही प्रिजर्व हम कर सकते हैं जो दूसरे के अधिकार को, जो समाज के नॉर्म्स हैं उसका हनन नहीं करता है, संविधान के अनुरूप हो।
तो यही कल्चर भी जो सुसंस्कृत होना चाहिए, ना कि कुरीतियाँ भरे कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार नहीं है हमें। क्लाउज 29 क्लाउज 2 में क्या कहा गया है? इसके अलावा राज्य जो है संस्थान धर्म, भाषा, जाति के आधार पर रोक नहीं सकती है संस्थानों में प्रवेश वगैरह को लेकर। आर्टिकल 15 में भी कहा गया है कि जो राज्य है केवल धर्म, लेकिन उसमें भाषा नहीं था, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। इसमें भाषा को ऐड किया गया है 29 क्लाउज 2 में, कि राज्य जो संस्थानों में है वहाँ पर धर्म, भाषा, जाति आदि जो अलग अलग विविध तरीके के भेदभाव के रूप होते हैं उसे रोका नहीं जा सकता है। आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक के संरक्षण के हितों की रक्षा है। हालांकि इसमें अल्पसंख्यक की कहीं भी डिफाइन वगैरह संविधान में, अब यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या संविधान में अल्पसंख्यक जो टर्म है, शब्द है, माइनॉरिटी, इसको डिफाइन किया गया है कहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं, कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का परिभाषा वगैरह नहीं कहा गया संविधान में कि ये अल्पसंख्यक। उसी तरह बजट का भी संविधान में शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात कही गई है, ना कि बजट शब्द प्रॉपर इसका यूज नहीं किया गया संविधान में। तो हो गया ये। तो अल्पसंख्यक का डिफाइन नहीं किया गया है, ये स्टेट पर निर्भर करता है कि जो क्राइटेरिया है अल्पसंख्यक का क्या होगा, माइनॉरिटी उनकी संख्या पॉपुलेशन के हिसाब से ये सब तय करना। अब एक और बात क्लियर हम कर देते हैं कि अल्पसंख्यक सभी जगह एक समान नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं यूपी में हिंदू क्या है, मेजॉरिटी है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, बौद्ध अल्पसंख्यक है, सिख वगैरह अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक। वहीं दूसरे स्टेट में हो सकता है केरला वगैरह में क्रिश्चियन अधिक हो, हिंदू अलग हो, हिंदू कम हो, तो वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि अल्पसंख्यक पूरे देश में लागू नहीं होगा, ये स्टेट बाय स्टेट चेंज होते रहेगा। जैसे एक स्टेट है ए बिहार, तो बिहार में हिंदू मेजॉरिटी है, तो यहाँ तो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक तो मुस्लिम हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, सिख हो जाएगा, पारसी वगैरह। वहीं हम मिजोरम वगैरह में चल जाएंगे तो वहाँ पर हिंदू वगैरह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हो जाएगा। तो पूरे देश में एक समान लागू नहीं होगा, स्टेट वाइज स्टेट चेंज होते जाएगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक, इसमें अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। 29 में नागरिक के किसी भी अनुभाग को दिखाया गया कि अपने लैंग्वेज, कल्चर, अपने स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का, संरक्षित करने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग है, लेकिन इसका डिफाइन नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। लेकिन आर्टिकल 30 जो है भाषा और धर्म दो ही आधार है अल्पसंख्यक तय करने का। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जाति हैं, जाति में ये कम है तो जाति में अल्पसंख्यक है, नहीं। जो आधार होगा अल्पसंख्यक का वो लैंग्वेज और रिलीजन, दो ही चीज़ है संविधान में, भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक तय करना। तो अल्पसंख्यक आर्टिकल 30 में कहा गया, अनुच्छेद 30 में संविधान में, कि अल्पसंख्यक जो है उनको भाषा या धर्म के आधार पर जो कम है, जिनकी संख्या कम है बेसिकली पॉपुलेशन वाइज में, वो अपने चॉइस के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, उसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप कर सकते हैं, ये सब वगैरह उसके जो संबंधित नियम वगैरह अपने आप तय कर सकते हैं। ये सभी अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार है आर्टिकल 30 में, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापना एस्टेब्लिशमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि राज्य यानी कि स्टेट, मतलब सीधा सा मतलब है सरकार, जब किसी अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान से संबंधित जो संपत्ति है, जैसे ज़मीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, जैसे मान लेते हैं एक कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक अल्पसंख्यकों का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान बनाया गया है, यहाँ पर सरकार रोड चाह रही बनाना, यहाँ से मान लेते हैं रेल बनाया जा रहा है, ठीक है, रेलवे का यहाँ पर मार्ग बनाया जा रहा है, रेलवे, तो यहाँ पर लाइन बिछाया जा रहा है, ट्रैक बिछाया रहा है, तो इसमें ज़रूरी है कि इसको क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यदि इस बिल्डिंग को सरकार हड़पती है, अर्जित करती है, अधिग्रहित करती है, तो उसको प्रॉपर मुआवजा दिया जाएगा उस अल्पसंख्यक समुदाय को, ना कि ऐसी फ्री में मनमानेपन तरीके से नहीं। वो भी ज़्यादा मतलब जब ज़्यादा उचित लगेगा कि इसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसको अधिग्रहित करना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय ही नहीं है, तभी इसको अधिग्रहित किया जा सकता है। तो राज्य यदि अल्पसंख्यक के प्रॉपर्टी को, उसके शिक्षण संस्थान से संबंधित प्रॉपर्टी को एनेक्स करती है,
अर्जित करती है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये 44वां संविधान 1978 के द्वारा ऐड किया गया है। तीसरी बात है आर्टिकल 30 में ही कि शिक्षण संस्थान को अनुदान आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है सभी शिक्षण संस्थान को, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि इस संस्था अल्पसंख्यक का संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, तो इसको हम ग्रांट या डोनेट नहीं, अनुदान नहीं देंगे। तो इस आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जा सकता, उसको भी प्रॉपर एक समान ग्रांट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं ग्रांट वगैरह में सरकार अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान में। तो यही इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक परिभाषित है? नहीं, ये स्टेट पर छोड़ दिया गया है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग अल्पसंख्यक हैं, दूसरे राज्यों में। जो भारत सरकार के द्वारा सेंट्रली अप्रूव्ड 6 धर्मों को माना गया है अल्पसंख्यक, जैसे मुस्लिम, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी और जैन को 6 धर्म। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के बच्चों का अधिकार है कि अपनी भाषा में वो एजुकेशन पाएँ। जैसे मुस्लिम है तो उनको उर्दू, फारसी वगैरह में नॉलेज पाने का अधिकार है अपनी भाषा में। अब यहाँ से 2 प्रश्न। क्या आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक के समुदाय हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा उसमें अदर धर्मों के, अदर भाषा के बोलने वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त है इसमें। यानी 29(2) में जो कहा गया कि राज्य या कोई भी भेदभाव नहीं करेगा शिक्षण संस्थान को धर्म, भाषा वगैरह के आधार पर, तो उसके अधीन ही आर्टिकल 30 काम करेगा। लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं, कंडीशन है। क्या है? जो रिजर्वेशन 30 में कहा गया है, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में अन्य धर्मों के लोग पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन वगैरह की आप यदि मांग कीजिएगा तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। संविधान में खासकर लिखा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षण संस्थान है वहाँ पर रिजर्वेशन जो ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह को दिया जाता है 27% और ये दोनों मिला के 22%, वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरा है अदर कम्युनिटी का भी एडमिशन हो सकता है। ये पीटी में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो स्थापित हैं शिक्षण संस्थान उसमें केवल उसी धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, अल्पसंख्यक का है, दूसरे धर्म का भी पढ़ सकते हैं दूसरे का भी। लेकिन एक यहाँ पर क्राइटेरिया है कि आर्टिकल 30 के तहत जो इस्टेब्लिश अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वो अपने जो स्टेटस है कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उसको खोए नहीं। इसको खोने के लिए क्या हुआ, कम से कम उस संस्थान में 50% उस माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एएमयू की बात कर लेते हैं। एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, एक इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिमों के लिए बनाया गया था 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो इसमें यदि ये माइनॉरिटी स्टेटस तब तक होल्ड करेगा जब तक इसमें मिनिमम 50% मुस्लिम स्टूडेंट रहेंगे। इसके अलावा अदर धर्म वगैरह का पढ़ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखनी है। एएमयू अभी से रिसेंट न्यूज में था 2-3 सप्ताह पहले कि एएमयू का जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि किसी शिक्षण संस्थान को किस आधार पर हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान घोषित कर सकते हैं। 4-3 के जजमेंट में इसमें कहा गया, 4 जजों और 3 टोटल 7 जज, जिसमें 4 जज ने कहा कि एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है। क्या है? एक मुस्लिम है। दूसरी बात, इसकी स्थापना का उद्देश्य था मुस्लिम जो है उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उसके अपलिफ्टमेंट, उसके विकास, उनको शिक्षा से जोड़ना। तो इनका उद्देश्य, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि कोई भी शिक्षण संस्थान तब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तब कहलाएगा जब उसके फाउंडर उसी माइनॉरिटी के हैं। तो एएमयू के फाउंडर तो उसी माइनॉरिटी के हैं, मुस्लिम का। दूसरी बात, उसका उद्देश्य हो उस माइनॉरिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, तो दूसरा उद्देश्य भी फुलफिल होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हालांकि अभी इसमें डिसीजन नहीं आया, आगे के लिए होल्ड कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इसका जो फंडिंग है अधिकतर फंडिंग सरकार के द्वारा किया जाता है, स्टेट के द्वारा। और इसमें जो विवाद है, और इसमें सरकार का कहना है कि यदि इसको हम सभी के लिए खोल देंगे तो देश की भलाई होगी, रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी आसानी से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 में 3 प्रकार के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की बात कही गई है। पहला है वैसा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा इकोनॉमिकली हेल्प किया जाता है, यानी कि आर्थिक सहायता उसको राज्य के द्वारा ग्रांट दिया जाता है, पैसा वगैरह, और मान्यता भी राज्य के द्वारा प्राप्त है। दूसरी संस्था राज्य से मान्यता प्राप्त है लेकिन आर्थिक मदद नहीं दिया जाता है राज्य से, वो अपनी कम्युनिटी के बेस पर चलता है। तीसरी है कि उसको ना तो मान्यता प्राप्त है ना सहायता राज्य करती है। तो पहले दो जो संस्थान हैं कि वैसे संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्तीय पोषित है, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरी संस्था जो राज्य से मान्यता प्राप्त है और आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है राज्य से, उस सब में, इन दोनों में राज्य के द्वारा जो इस्टेब्लिश टेक्स्ट बुक है, पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्थान, अनुशासन, टीचर की अयोग्यता वगैरह, ये सब निर्धारित किया जाएगा सरकार यानी कि राज्य की तरफ से। जो तीसरी प्रकार की इंस्टीट्यूशन है यानी कि वैसे शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान जो मान्यता प्राप्त नहीं है राज्य से, ना ही सहायता दिया जाता है, वित्तीय पोषण दिया जाता है, वो अपने प्रशासनिक के लिए स्वतंत्र हैं, अपने आप वे मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य कानून है देश में, जैसे श्रम कानून, लेबर लॉ हो गया, टैक्स से संबंधित कानून, टैक्स फ़ी, जो स्कूल का फ़ी है वो भी रिजनेबल होना चाहिए, नहीं कि मनमानापन होगा वहाँ पर, तो इस पर रोक लगाया जाएगा, अन्य कानून को पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें अल्पसंख्यक की जो इंस्टीट्यूशन उसमें कुछ जो मनमानेपन है और उसको रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। इसमें कहा गया कि जो अल्पसंख्यक है, जैसे मदरसा ओपन किया मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम बंधुओं ने अपने जो लैंग्वेज है उर्दू वगैरह, अपने कल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए मदरसा खोला, ठीक है। तो उस मदरसा में ये शिक्षा नहीं दी जा सकती आतंक के बारे में, उसमें बच्चों को टेररिस्ट नहीं बनाया जाएगा, आतंक नेशनल, उसमें शिक्षा इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को बाधित करे, नेशनल सिक्योरिटी को बाधित करे, देश हित में ना हो, तो ऐसी शिक्षा देना वर्जित है। ऐसी यदि ऐसी शिक्षा दी जाती है मदरसा वगैरह में या कोई भी अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान में, तो उसको बंद कर दिया जा सकता है राज्य की तरफ से। आर्टिकल 30 में हमेशा ये डिबेट रहता है कि इसने हिंदुओं की धर्म की शिक्षा, जो संस्कृति का है, अधिकार को छीन लिया। छीना नहीं है किसी का अधिकार, इसमें जो संविधान का उद्देश्य है कि जो अल्पसंख्यक है उनको समानता का अधिकार दिया जाए। धर्म, क्योंकि अल्पसंख्यक की धर्म भाषा कम है, लोग कम है उनके, तो ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है कि उनके धर्म या भाषा को अन्य जो बहुसंख्यक है उनके द्वारा दबाया जा सके, उनका हनन हो। इसीलिए समानता लाने के लिए अल्पसंख्यक को ये अधिकार दिया गया। हिंदुओं वगैरह को ये अधिकार नहीं है कि आप आर्टिकल 30 के तहत अपने जो धर्म वगैरह के बारे में वो पढ़ाया जा सकता नहीं, ऐसा नहीं है, अल्पसंख्यक को है केवल। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी राज्य पोषित हैं इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान, वहाँ पर सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, कोर एरिया है, वैल्यू वगैरह है, वो सिखाया जाना चाहिए। जैसे भगवद गीता में क्या है, वैल्यू ही है, तो केवल अच्छे मानव, राम जो रामचरित मानस ही कोई राम के चरित्र की बात करता है, कैरेक्टर ऑफ राम, ना कि किसी धर्म की। इसमें यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम वगैरह भी के लोग भी पढ़ते हैं राम के चरित्र के बारे में, तो इसमें क्या बुराइयाँ हैं, वो तो आदर्श बनाएगा व्यक्ति को। गीता में क्या है, वैल्यू ही तो है, नैतिकता ही तो है, मोरलिटी टेक्स्ट है ये सब। श्री कृष्ण जो नैतिकता की बात करते हैं, कर्म वगैरह, कर्म योग, तो इसमें कर्म, अच्छे सत्कर्म की बात कही है, तो इसमें क्या बुराई है पढ़ाना, कोई बुराई नहीं। तो ये सब जो कोर अलग अलग धर्मों के अच्छी अच्छी बातें हैं, मोरल वैल्यूज है, उसको पढ़ाया जाने चाहिए सभी शिक्षण संस्थान में। सेकुलरिज्म के नाम पर ये शिक्षा ना देना भी कहीं हद तक जो हमारे देश में वायलेशन वगैरह होता है, वायलेशन अगेंस्ट वुमेन वगैरह, ये सब और अन्य जितने भी कुरीतियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं इसी के कारण पनपता है।